सफर में, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, बात तो सिर्फ एक रात की थी मगर, इंतजार आपका उम्र भर कर लिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। तेरे अदाब की रूदाद हो गए हैं हम, तेरे अदाब की रूदाद हो गए हैं हम, बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम। जरा देखिए सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। हेलो, हाँ जी, 1 2 3 माइक चेक। हाँ जी, सारे बच्चे फटाफट से कनेक्ट हो जाओ जी, और लाइक का बटन तोड़ दो और सबके साथ शेयर कर दो फटाफट से जी। सारे बच्चे इसको फटाफट से हर ग्रुप में डाल दो और अपने अपने स्टेटस पे लगा लो जी। इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। अब वो निगाहों से बच के कहाँ जाएंगे, अब वो निगाहों से बच के कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। सादगी तो हमारे प्यारे बीजी सर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से आ जाओ, जुड़ जाओ। त्रिशूल बैच हमारा चल रहा है आपके शहर में पहली बार, और बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो इसको मिस ना करें। घेरे हुए तेरी सल्तनत में है, तेरे लश्कर से घेरे हुए, तू मारे छोड़े कैद में डाले हम तो बस तेरे हुए, तू मारे छोड़े कैद में डाले हम तो बस तेरे हुए। बेकरारी मिलेगी लुटेगा सुकून, बेकरारी मिलेगी लुटेगा जी, वीडियो बिल्कुल वीडियो। जाएगा नींद उड़ जाएगी, चैन छिन जाएगा नींद उड़ जाएगी। अपना अंजाम सब हमको मालूम था,
अपना अंजाम सब हमको मालूम था। आपसे दिल का सौदा मगर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए। क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग मेरे यारों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? सितमगर का था जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। क्या वास्ता आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता। आप तो बेवफा और सितमगर नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तुषार, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग सीमू, गुड मॉर्निंग भूमि, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग आशी, गुड मॉर्निंग लोकेश, गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग ध्रुव, गुड मॉर्निंग कशिश, गुड मॉर्निंग वंशिका। वेरी गुड मॉर्निंग यारों, क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया एकदम मस्त मौज बहार। चलो तो डमरू मैराथन के बाद मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं। तो मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था 17 तारीख को। 17 तारीख को हमारी सुबह क्लास खत्म हुई थी। कल मैं आपकी क्लास ले नहीं पाया था क्योंकि कल मेरे मम्मी और पापा आए हुए थे। तो अब वो इमोशनल अत्याचार कि बस विवेक, बस विवेक, बस जिन हाथों ने तूने पाला, जिन हाथों ने तुझे पाला, आज तू उनके लिए टाइम नहीं दे पा रहा। यही वो हाथ थे जिसमें तू बैठ के पोटियां किया करता था विवेक। मैंने कहा ओके जी ठीक है जी, कोई बात नहीं, एक दिन आपको दे देंगे, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए कल मैं क्लास ले नहीं पाया, बट आज से हमारा फिर अपना त्रिशूल बैच अपना स्टार्ट हो चुका है जी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आज हमें करना है टीसीएस का चैप्टर, एक बार फटाफट से रिवाइज करना है। और आज हमें एडवांस टैक्स वाला चैप्टर फटाफट से रिवाइज करना है। ये दोनों चैप्टर आज हम रिवाइज करेंगे। और फिर कल वाली क्लास में एक चैप्टर हमारा बैलेंस बचा, रिटर्न ऑफ इनकम या फाइलिंग ऑफ रिटर्न वाला चैप्टर, वो रिवाइज कर लेंगे। और साथ में एक चैप्टर हमारा एएमटी का भी बैलेंस बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे कल एएमटी वाला चैप्टर भी हम रिवाइज कर लेंगे जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर ध्यान रखना, उसके बाद त्रिशूल हेड में फिर हम 5 हेड की रिवीजन करेंगे जी। ठीक है ना, फिर हम करेंगे 5 हेड की रिवीजन। आप सब जानते हो 23 तारीख को, अच्छा ये तो नहीं भूल गए ना कहीं भाई साहब तुम भूल गए हो, मैं आपको बता दूं अभी 2 मैराथन मेरी और आने वाली हैं। ठीक है ना, अभी जीएसटी की एक मैराथन तो हो चुकी है, और जो जीएसटी का 12 घंटे वाला कंटेंट है अभी मैं 1 घंटे के अंदर वो यूट्यूब पे डाल दूंगा। तो जिसने वो 1 घंटे वाला कंटेंट नहीं देखा वो 1 घंटे वाला कंटेंट देख लेना। ठीक है जी, उसको लाइक कमेंट और शेयर कर देना, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अंदर मैं बार बार नहीं कहूंगा। उसके बाद अब जो हमारी अगली मैराथन जो है वो हमारी है 23 तारीख को। आज 19 तारीख है, 20, 21, 22 सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो 23 तारीख को हमारी मैराथन है, अगेन फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में होगी। कोई बच्चा भी आ सकता है, चाहे उसने मुझसे क्लास ली हो या ना ली हो, मैटर नहीं करता, चाहे वो यूट्यूब फैमिली का बच्चा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फेस टू फेस में एंट्री सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट कंडीशन है कि पूरी रात 12 घंटे मेरे साथ बैठना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। बट मेरे को लग रहा है एक अलग ही वाइब होती है फेस टू फेस की, तो 12 घंटे कब निकलेंगे वो आपको पता ही नहीं लगेगा। और दूसरी बात, हमारी यूट्यूब पे लाइव भी होगी, बट जो 23 तारीख वाली हमारी यूट्यूब पे लाइव होगी वो हमारी लाइव होगी अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे। तो प्लीज मैं आप सबको बता दूं, इस चैनल पे लाइव नहीं होगी। तो सारे बच्चे 23 तारीख को शाम को 7 बजे अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे, जो हमारा दूसरा चैनल है, उस चैनल पे लाइव पहुंच जाएंगे। तो यूट्यूब पे लाइव चलेगी अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे, और फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में हमारी होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगली जो हमारी मैराथन होगी वो होगी 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर वाली मैराथन भी अगेन फेस टू फेस भी होगी जी, ये लक्ष्मी नगर के अंदर होगी, और वो यूट्यूब पे लाइव भी होगी। वो यूट्यूब पे लाइव जो होगी वो हमारे इसी चैनल के ऊपर होगी, आप यहां पर भी लाइव देख सकते हो जी। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 मैराथन अभी हमारी आनी है बैक टू बैक। और फिर 25 तारीख से मैंने कहा था 25 नवंबर से हमारे डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। दोपहर को 2 से लेके 4 बजे तक मैं 2 घंटे आपको मिलूंगा। 2 घंटे लाइव सेशन होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन के अलावा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो ये 2 घंटे वाले सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, और 25 नवंबर से हमारे स्टार्ट होंगे। इसमें टॉप
250 हमें क्वेश्चंस करने हैं। टाइमिंग जो होगा वो दोपहर को 2 से लेके 4 बजे तक का टाइमिंग होगा, बस ये पर ध्यान दो। डन। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं जी, अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जो 23 तारीख वाली मैराथन है उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपके इनकम टैक्स के छोटे मोटे टॉपिक जो अभी हम त्रिशूल बैच में कर रहे हैं वो 12 घंटे के अंदर दोबारा से रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो बच्चा बार बार भूल जाता है और बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो 23 तारीख को जो हम मिल रहे हैं उसमें हम क्या क्या करेंगे, टैक्स रेट वाला चैप्टर हो गया, सरचार्ज हो गया, स्पेशल इनकम हो गया, रिबेट हो गया, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर हो गया, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, सेट ऑफ हो गया, डिडक्शन हो गया, एएमटी वाला चैप्टर हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, फिर आपका एडवांस टैक्स वाला चैप्टर हो गया, टीडीएस और टीसीएस वाला चैप्टर, मतलब जितने भी आपके छोटे मोटे चैप्टर्स होंगे ना वो सारे के सारे 23 तारीख वाली मैराथन में कंप्लीट करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, बाकी त्रिशूल जो हमारा त्रिशूल बैच डेली सुबह चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, उसके अंदर क्या करेंगे 5 हेड करेंगे। फिर जो 7 तारीख को हमारी मैराथन होगी, इन 7 तारीख वाली मैराथन में हम 5 हेड की रिवीजन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो 5 हेड वाली मैराथन जो है वो 7 तारीख को है और बाकी जो भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे 23 तारीख को है। और ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है, अगर आप मिस कर रहे हो आप अपना नुकसान कर रहे हो, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, और मेरे को लगा कि कोई बच्चा इसको सीरियसली नहीं ले रहा, फिर मैं इन दोनों मैराथन को प्राइवेट कर दूंगा, ये पब्लिक नहीं करूंगा, फिर ये मत कहना कि सर प्राइवेट क्यों कर दिया आपने। ठीक है ना, लाइव का मतलब लाइव ही अटेंड करनी है, और जिन बच्चों ने जीएसटी की मैराथन लाइव अटेंड की थी उनसे पूछो कितना जबरदस्त वाइब्स होती है। ठीक है ना, तो आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करनी, सारे बच्चे लाइव ही ज्वाइन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 23 तारीख वाली जो हमारी मैराथन होगी वो अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे लाइव होगी, उसकी रिकॉर्डिंग मैं अपने चैनल पर भी डालूंगा, बट ऑब्वियस सी बात है वो अगले दिन डलेगी। अगर आपको लाइव अटेंड करनी है तो अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे सारे बच्चे 23 तारीख को पहुंचाना शाम को 7 बजे, और फेस टू फेस लक्ष्मी नगर आपकी होगी ही होगी, बस एक बात ध्यान दो। डन, लॉक कर दें इसको जी, क्या इसको पैक कर दें? ठीक है, चलो अब इसको पैक कर देते हैं जी। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के पहले हेड कंप्लीट होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के पहले हेड कहां से कंप्लीट होंगे नालायक? 25 तारीख से क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, 25 तारीख से हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी, अब एक बार फटाफट से आ जाओ। आई थिंक मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी हैं, कब क्या क्या है। दो डेट तो नोट कर लो, 23 तारीख और 7 तारीख। 23 तारीख को इनकम टैक्स की मैराथन का पार्ट नंबर 1 है, लाइव होगी अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर, और रिकॉर्डेड हमारे इस चैनल के ऊपर भी डलेगी, फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में है। 7 तारीख को जो हमारी इनकम टैक्स की मैराथन का पार्ट नंबर 2 होगा वो इसी चैनल पे लाइव होगी, और रिकॉर्डिंग जो होगी वो अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर भी डलेगी, बस ये पर ध्यान दो। डन? नहीं, उसकी मैराथन नहीं होगी जी, कस्टम की कोई मैराथन नहीं होगी, कस्टम ऑलरेडी प्ले लिस्ट में डला हुआ है, आप कस्टम वहां से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। वो मैं एमसीक्यूज की मैराथन अलग से लूंगा जी, एमसीक्यूज की मैराथन मैं कमिंग वीक में अनाउंस कर दूंगा, तो एमसीक्यूज की मैराथन जो होगी हमारी वहां से होगी, बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब बातचीत बंद करते हैं, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से, जब सारे के सारे बच्चे इधर देखो ध्यान से। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब ये टॉपिक हमने टीडीएस वाला तो अपना खत्म कर दिया था जी, ठीक है ना, टीडीएस वाला टॉपिक हमने रिवाइज कर लिया था। अगर किसी बच्चे को नहीं पता फटाफट से जाके टीडीएस वाला टॉपिक, इससे पहले जो हमारे त्रिशूल बैच की क्लासेस हुई हैं एक बार वहां जाके रिवाइज कर सकते हैं। फिर एक टॉपिक हमारा बैलेंस बचा था टीसीएस का जी, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से आधे घंटे में हम टीसीएस का टॉपिक एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सर क्या इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है? आप ये लगा लो, इसके 5% चांस है इसमें से क्वेश्चन बनेगा, 95% चांस है क्वेश्चन बनेगा टीडीएस का, जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बट कई बार क्या होता है कि 5% ही हैवी हो जाता है 95% के ऊपर, तो इसलिए हमें एक बार आइडिया होना चाहिए कि टीसीएस में क्या क्या होता है, कौन कौन से रेट्स होते हैं, टीसीएस किन किन आइटम्स पे कलेक्ट होता है, वो सारी बातें एक बार हमें गो थ्रू करनी है, बस एक बार ध्यान दो। और इस टॉपिक की रिवीजन करने के बाद फिर एक छोटा सा टॉपिक हम और रिवाइज करेंगे, वो टॉपिक हमारा है एडवांस टैक्स का। अब एडवांस टैक्स के अंदर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, तो दोनों टॉपिक आज हमें रिवाइज करने हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक बार शांत हो जाओ भाई। एक तो तुम्हारे क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कैसे कराओगे, वो कैसे कराओगे। अबे नालायको, तुम ये भी कह लो कि सर बहुत हो गया, हम खुद भी कर लेंगे।
खुद खुद भी तो कुछ थोड़ा बहुत करो ना कि सर यार ये टॉपिक ना हम कर लेंगे, टेंशन मत लो। क्वेश्चन ही तुम्हारे खत्म नहीं होते, ये कब करा, ये तो रह ही गया, हाय राम, हाय तोबा, हाय मियाँ जी, ये कब कराओगे, ओ माय गॉड आप ये नहीं कराओगे, ये काम कैसे चलेगा, फिर हम कैसे करेंगे। अबे नालायको तुम पहली बार पढ़ रहे हो क्या? हाँ चलो जी, पायल पहले टीडीएस वाली क्लास देखनी पड़ेगी, उसके बिना समझ में नहीं आएगा जी। पहले टीडीएस वाली क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से प्लीज। अब यहाँ पे एक बार चेक करो। अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ टीसीएस की ना, तो पहले एक बार टीसीएस का मतलब समझो कि टीसीएस का मतलब क्या होता है। याद करो, आपको मैंने क्लास में कहा था कि दो चीजें होती हैं, एक तो होता है टीडीएस और एक होता है टीसीएस, ठीक है जी। अब टीडीएस का मतलब मैंने क्या कहा था, टीडीएस का मतलब मैंने कहा था कि टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अच्छा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का मतलब होता है कि जब मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को पेमेंट करेगा, तो पेमेंट के टाइम पे कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, उसको हम टीडीएस बोलते हैं। भाई एक्स वाई को पेमेंट करेगा तो पेमेंट के टाइम पर कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करवा देगा, उसको हम टीडीएस बोलते हैं। ये टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। अब टीडीएस में कौन कौन सी पेमेंट पे टीडीएस कटता है, कितने कितने लिमिट के बाद टीडीएस कटता है, वो सारी की सारी बातें हम चेक कर चुके हैं। फिर मैंने कहा था कि टीसीएस का मतलब क्या होता है, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बातें सर, दो लोग होते हैं, एक तो मैंने उस दिन भी कहा था, एक होता है सेलर और एक होता है बायर। अब जो सेलर है ना, सेलर एक्चुअल में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेई बोलते हैं, और बायर जो है इसको हम बोलते हैं पेयर। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जब सेलर ने बायर को सामान बेचा, तो जब सेलर ने बायर को सामान बेचा तो कौन किसको पेमेंट करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, बायर पेमेंट करेगा सेलर। भाई अगर मान लो सेलर ने बायर को सामान बेचा तो बायर पेमेंट करेगा सेलर को। अब टीडीएस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्वियस सी बात है बायर के हाथ में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस काटेगा। तो किन किन पेमेंट पर टीडीएस कटेगा वो सारी बातें हम चेक कर चुके हैं। फिर जब बायर पेमेंट करेगा सेलर को, तो सेलर कलेक्ट करेगा। तो सेलर क्या करेगा, इस पेमेंट में जब वो पेमेंट कलेक्ट करेगा, उस पेमेंट के साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर क्या डबल टैक्सेशन नहीं होगा? आंसर इज नो, डबल टैक्सेशन की बात ही नहीं है भाई, कोई भी यहाँ पे डबल टैक्सेशन की बात नहीं होगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे टीडीएस के पॉइंट अलग है, टीसीएस के पॉइंट अलग है। जहां टीडीएस है वहां टीसीएस नहीं है, जहां टीसीएस है वहां टीडीएस नहीं है। दोनों केस में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे, अलग अलग एप्लीकेबल होंगे, बस ये पर ध्यान दो। और हाँ, अगर बाई चांस किसी केस में क्लैशिंग हो जाती है तो स्पेसिफिक लॉ ऑलवेज ओवररूल जनरल लॉ। फिर उस केस में स्पेसिफिक लॉ जो होगा वो एप्लीकेबल होगा, जनरल लॉ जो होगा वहां पे एप्लीकेबल, मतलब सिंगल टैक्स एप्लीकेबिलिटी है, डबल टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर एक बात मेरे को बताओ, ऐसे कौन कौन सी पेमेंट है जहां पे टीसीएस की बात आएगी? मतलब ऐसे कौन कौन से हमें पैसे मिलेंगे या किन किन गुड्स पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना होगा, तो वो सारी बातें हमें चेक करनी है। तो पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ कि जो पेमेंट करने वाला होगा उसके हाथ में टीडीएस की बातें होंगी, जो पेमेंट लेने वाला होगा उसके हाथ में टीसीएस की बातें होंगी। अब जो टीसीएस वाला पॉइंट हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने जा रहे हैं, वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करने नहीं जा रहे। हम यहाँ पे अब ये देखने जा रहे हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल सेलर ने बायर को अगर ये आइटम दी है, जब वो बायर से पेमेंट लेगा तो पेमेंट के साथ में एक टैक्स और कलेक्ट करेगा। तो किन किन गुड्स पे टीसीएस कलेक्ट हमें करना है, एक बार वो हमें यहाँ पे चेक करना है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार सारे के सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे टीसीएस का सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 206C। तो हमारा टीसीएस जो है वो 206C सेक्शन जो है वो सारा सारा टीसीएस का है। एक बार आप चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कह रहे सेलर ऑफ सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट tax from the buyer at the rate specified in section 20661. The specified percentage for collection of tax at the source is as follows। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि अगर सेलर जो है, अगर सेलर बायर को नीचे दिए हुए गुड्स सेल करेगा, अगर सेलर बायर को नीचे दिए हुए गुड्स अगर वो सेल करेगा, जब वो बायर से पेमेंट लेगा उस पेमेंट के साथ में इस रेट से वो टीसीएस भी कलेक्ट कर लेगा। मतलब खाली सामने वाले बंदे से पेमेंट नहीं लेनी, पेमेंट के साथ में टीसीएस भी कलेक्ट करना है। अब वो क्या क्या आइटम बेचेगा? तो पहले उसने बोला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर मान लो अल्कोहलिक लिकर, अब बच्चा ये बात कहता है सर हमने कई बार शराब की बोतलें ली हैं। अब अगर हमने कई बार शराब की बोतलें ली हैं,
हाँ हाँ देखो भगवान झूठ ना बुलवाए, कई बार थोड़ा बहुत मन कर ही जाता है, पीप एक आधा पैग हम घसीट लेते हैं। ओए अरे ओए 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 ना, गंदी बात, बिल्कुल गंदी बात। नहीं नहीं सर, मतलब हमने वैसे चलो झूठ नहीं बोलते, हमने पी भी नहीं है, बट हमने कई बार ना लोगों को लेते हुए देखा है। तो लोगों को लेते हुए देखा है, तो जब वो शराब की बोतल ले रहे होते हैं तो उस पर तो कोई टीसीएस कलेक्ट ही नहीं होता। आप कह रहे हो कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे टीसीएस कलेक्ट होता है, एक्सेप्शंस है। अगर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर सेल की है बिजनेस के लिए, अगर बिजनेस के लिए सेल की है तो बायर से टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए इनमें से कोई भी आइटम सेल की है तो टीसीएस की बातें एप्लीकेबल नहीं है। या अगर इनका यूज मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में हो रहा है, उस केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। मतलब नॉर्मल आपका आगे बिजनेस है, आप शराब बेच रहे हो, आप शराब में बिजनेस कर रहे हो, उस केस में टीसीएस की बातें होंगी। अगर पर्सनल पर्पस के लिए कंज्यूम कर रहे हो उस केस में टीसीएस की बातें नहीं होंगी, बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1% टीसीएस कलेक्ट होगा, रेट आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स मैंने कहा तेंदू लीव्स क्या होते हैं? तेंदू लीव्स का मतलब होता है बीड़ी रैपर। तेंदू लीव्स का मतलब जो होता है वो हमारा क्या होता है? बीड़ी रैपर। तेंदू लीव्स का मतलब होता है बीड़ी रैपर, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे तेंदू लीव्स की बात हो रही है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बोला टिम्बर, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला? टिम्बर। अच्छा टिम्बर क्या होता है? टिम्बर का मतलब वुड, टिम्बर का मतलब क्या हो गया? वुड। तो टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट प्लीज। अगर मान लो फॉरेस्ट से टिम्बर, तुम मतलब मान लो फॉरेस्ट है, जंगल है, अब जंगल से भी टिम्बर होते हैं, तो मान लो फॉर एग्जांपल आपने वहां से कलेक्शन किया, उस केस में टीसीएस होगा 2.5%। अगर टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी मोड अदर देन ट्री, मतलब इसके अलावा कहीं और से अगर टिम्बर तुमने सेल किए हैं और तुम्हें पैसा मिल रहा है तो टीसीएस कलेक्ट करोगे 2.5%। फिर एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नॉट बिंग टिम्बर और तेंदू लीव्स, इन दोनों को छोड़ के अगर आपने और कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस सेल किया और सामने वाले बंदे से आपने पैसा कलेक्ट किया तो टीसीएस कलेक्ट करोगे 2.5। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, जो भी आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, हेलो ओए ओए भाई साहब हेलो इधर, जो भी आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चाहे वो टिम्बर है, चाहे वो तेंदू लीव्स की बात करूंगा, चाहे वो अदर फॉरेस्ट की बात करूंगा, सिर्फ तेंदू लीव वाले केस में 5% की बात हो रही है, बाकी सब केस में 2.5% की बात हो रही है, बस ये पर ध्यान। मतलब जहां पे बीड़ी बीड़ी की बात होगी ना, जहां पे बीड़ी बीड़ी की बात होगी तो बीड़ी वाले केस में 5% है। अब बीड़ी वाले केस में टिम्बर या टिम्बर के अलावा कोई गुड्स है, उस केस में 2.5% की बात होगी, बस ये पर ध्यान दो। उस केस में फिर गवर्नमेंट कह रही है स्क्रैप। अब अगर स्क्रैप की बात करूंगा तो वेस्ट एंड स्क्रैप की बात हो रही है, तो स्क्रैप वाले केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला? 1% का रेट है। मिनरल बीइंग कोल एंड लिग्नाइट आयरन और, इस केस में 1% टीसीएस है। तो ये सारे के सारे टीसीएस है। इट मींस अगर आपने ये सेल की है, बायर से आप पैसा ले रहे हो, तो इस रेट से आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो आपके दिमाग में अच्छा ऐसा याद कर सकते हो, लीकर वाले केस में 1%, तेंदू लीव्स वाले केस में 5%, बाकी फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाले केस में 2.5% है, स्क्रैप वाले केस में 1% है और मिनरल वाले केस में 1% है। ये टीसीएस तुम्हें बायर से कलेक्ट करना है। जब तुम इनकी पेमेंट लोगे उसके साथ में 1% टीसीएस कलेक्ट करोगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा एक पॉइंट और सुन लेना जो, अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लेना, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यहाँ पे है क्या। याद है टीडीएस वाले केस में एक पॉइंट आपको मैंने बताया था कि अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो और तुम्हारी पिछले साल की टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़ तक है, उस केस में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेम पॉइंट यहां पर भी है भाई। अगर मान लो सेलर जो है वो इंडिविजुअल है, अगर सेलर मान लो इंडिविजुअल है, उसकी पिछले साल की टर्नओवर 50 लाख या 1 करोड़ तक है, मतलब ऑडिट कंपलसरी नहीं है उसका, तो वो पार्टी जो है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगी। उस केस में टीसीएस वाला पॉइंट यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल और एचएफ टीसीएस कलेक्ट तब करेंगे अगर उनकी टर्नओवर जो है वो 50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में टीसीएस कलेक्ट करेंगे, नहीं तो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब देखो हमें ना, वैसे आपको लग रहा है रेट याद नहीं होंगे, बट मेरे को लग रहा है रेट याद हो चुके हैं। अब कैसे याद हो चुके हैं? देखो सिर्फ तेंदू लीव्स वाले केस में 5% है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाले केस में 2.5% है, और चेक करो बाकी सब केस में 1% है। आयरन ओर का मतलब होता है लोहा, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है ना, तो आयरन ओर का मतलब होता है जो आपका लोहा होता है उसको हम आयरन ओर बोलते हैं, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। अब अगले पॉइंट में यहाँ पे आ जाओ। अब अगला पॉइंट है लीज और लाइसेंस ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन और क्वेरी। एक बात मेरे को बताओ,
और बहुत सारे पार्किंग लॉट लीज पे दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब लक्ष्मी नगर में हमारी फेस टू फेस क्लास होती है। 16 तारीख को बहुत सारे बच्चे फेस टू फेस आए, और बिलीव मी, मैं अपना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूं सर, जो 16 तारीख वाली मेरी क्लास रही है ना, टचवुड, मतलब आज तक वो कैसी नहीं रही, कभी नहीं रही। क्या फेस टू फेस वाले बच्चों ने मुझे एनर्जी दिखाई है, मुझे नहीं पता उनको कैसा फील हुआ है, बट बिलीव में 12 घंटे में पता लगे ही नहीं है। और यही सेम बात मैं दोबारा कह रहा हूं सर, 23 तारीख को होने वाली है। देखो जीएसटी फिर भी बच्चों को समझ में आता है, बट इनकम टैक्स में दिक्कत आती है। अगर तुमने इनकम टैक्स की मैराथन मिस कर दी, तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, सही बता रहा हूं सर। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाई, सिर्फ 30 दिन है, सिर्फ 30-35 दिन की बात है भाई। खूब खूब मेहनत कर लो, खूब खूब पढ़ लो, ये टाइम तुम्हें याद आएगा कि हमने मिलके मेहनत की थी और हमारा रिजल्ट भी कितना अच्छा आ रहा है। तो 23 तारीख ना गलती से मत भूल जाना। 23 तारीख का तो तुम अपने बड़े बड़े शब्दों में लिख लो, 23 तारीख शाम को 7 बजे मुझे अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे लाइव पहुंच जाना है, और मेरे को पूरे 12 घंटे बैठना है, ठीक है ना। वो रिकॉर्डिंग मैं अपने इस चैनल पर भी डालूंगा, पर्सनल वीडियो स्टडी हब वाले के ऊपर, आप उसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हो, बट लाइव का एक अलग ही नजारा होता है। और सेम 7 दिसंबर को भी, 7 तारीख को भी, ये दोनों डेट तो ऐसे हैं जो आप भूल ही नहीं सकते, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स की मैराथन गलती से भी मिस मत कर देना, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अब नहीं आएंगे, कहेंगे बाद में देख लेंगे। सर बाद कभी नहीं आती, ये ना फिर तुम्हें बाद में पछतावा होगा कि भाई काश हमने मैराथन देख ली होती। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन क्या है, जैसे क्या लक्ष्मी नगर में हमारी फेस टू फेस क्लास होती है। अब लक्ष्मी नगर में हमारी फेस टू फेस क्लास होती है, तो यहाँ पे ना कई बच्चे जैसे रात को आए, तो उन्होंने बोला कि सर हमने ना पार्किंग में गाड़ी खड़ी की है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं को कोई दिक्कत नहीं, पार्किंग में खड़ी कर सकते हो। अब जो लक्ष्मी नगर की पार्किंग है ना, अब उस बंदे ने पार्किंग लीज पे ली हुई है, एक्चुअल में वो किसी और की पार्किंग है, एक्चुअल में वो किसी और की पार्किंग है। अब है वो किसी और की पार्किंग, उसने अगले वाले बंदे को लीज पे दे दी। अब आपको नहीं लग रहा जिसको लीज पे दी है वो बंदा सामने वाले को पेमेंट कर रहा होगा? भाई जिसको लीज पे दिया वो क्या बन गया? लेसी। सामने वाला बंदर क्या बन गया? लेसर बन गया। तो वो लीज की पेमेंट कर रहा होगा। तो वही बात गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि अगर आपने पार्किंग लॉट हो गया, टोल प्लाजा होगा, अगर आपने ये लीज पे दी है और सामने वाले बंदे से तुम लीज की पेमेंट ले रहे हो, तो जब तुम पेमेंट लोगे तो पेमेंट के साथ में ना आप ऐसा करना 2% टीसीएस और कलेक्ट कर लेना। मतलब पार्किंग लॉट वाले केस में, पार्किंग लॉट वाले केस में गवर्नमेंट के लिए टीसीएस जो हमें कलेक्ट करना है वो 2% कलेक्ट करना है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए पार्किंग लॉट हो गया, टोल प्लाजा हो गया, उस केस में टीसीएस जो कलेक्ट करेंगे वो 2% हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे, बस ये पर ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अच्छा ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, इस बार के एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें से बन सकता है। और दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये वाला इंपॉर्टेंट है। बस इन दोनों को अगर आप समझ लोगे, ये लगा लो टीसीएस ऑलमोस्ट आपका हो गया। अगर टीसीएस में से क्वेश्चन बनेगा, जो मुझे उम्मीद नहीं है, बट अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो इन दोनों में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके अलावा नॉर्मली तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। अब ये वाला पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, ध्यान सुना। इस पॉइंट में क्या है, कह रहा है सेल ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ वैल्यू एक्सीड 10 लाख रुपए। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, आप में से किस किस के घर में गाड़ी है? मेरे को सारे बच्चे बताओ, आप में से किस किस के घर में गाड़ी है? बताना एक बार जी, सारे बच्चे मुझे फटाफट से बता दो, आप में से किस किस के घर में गाड़ी है? कार, किस किस के घर में है कार जी? जल्दी बोलो फटाफट से, आप में से किस किस के घर में कार है? सर ऑनलाइन वालों ने भी एनर्जी दिखाया रे, ऑनलाइन वालों की वजह से ही तो भाई मैं सुबह तक ले गया। 13 घंटे की जो हमारी मैराथन हुई वो ऑनलाइन वालों की वजह से। तभी मैं कह रहा हूं कि 23 तारीख वाले मैराथन ऐसा ना हो कि तुम मेरे को डिसअपॉइंट करो, ठीक है ना। हमारी अल्टीमेट सी वाले चैनल पे हो रही है, ऐसा ना हो कि तुम वहां पे पहुंचो ही ना और मतलब कहो कि हम लाइव नहीं आ रहे, वो काम मत कर देना भूल के भी। अच्छा एक बात मैं बताना, जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारे घर में 4, अच्छा भाई साहब 4 गाड़ी है, ओ भाई साहब अमीरों के अमीर लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर आपके घर में गाड़ी है, अब यहाँ पे बैठ के ना ये चेक करना कि वो गाड़ी कितने लाख की आपके फादर ने ली थी। अब अगर वो गाड़ी आपके 10 लाख तक थी तो उस पर टीसीएस वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है। मतलब गवर्नमेंट कह रही वो गरीब बंदा है, वो मिडिल क्लास बंदा है, वो गरीब बंदा है, वो मिडिल क्लास बंदा है, तो उस केस में सिंपल सी बात है, यहां पे हम बात ही नहीं करेंगे भाई, उस केस में टीसीएस की बात ही छोड़ दो। बट अगर मोटर व्हीकल सेल की, देखो ये क्या लिखा है, बीइंग ए सेलर हु रिसीव एनी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ मोटर व्हीकल,
कि अगर आपने मोटर व्हीकल सेल की है, अगर आपने मोटर व्हीकल सेल की है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, कि अगर आपने मोटर व्हीकल सेल की है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, तो अगर आपने मोटर व्हीकल सेल किया उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, शेल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच अमाउंट कलेक्ट टीसीएस करना पड़ेगा 1% ऑफ द सेल कंसीडरेशन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इन एक्सेस ऑफ 10 लाख पे नहीं कह रहे वो इन एक्सेस ऑफ 10 लाख पे नहीं कह रहे जितना भी सेल प्राइस, इट मींस अगर 15 लाख रुपए की गाड़ी है, अगर 20 लाख रुपए की गाड़ी है, अगर 18 लाख रुपए की गाड़ी है, अगर 10 लाख से ऊपर की गाड़ी है, तो सामने वाले बंदे से 1% टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। और जैसे मैं अपनी बात करता हूं, जब मैंने वेन्यू ली थी, मेरे पास वेन्यू गाड़ी है। अब जब मैंने वेन्यू गाड़ी ली थी ना, तो वेन्यू गाड़ी आई थिंक उस टाइम 12 लाख रुपए की थी। अब वेन्यू गाड़ी 12 लाख रुपए की थी, तो आज भी अगर मैं बिल चेक करता हूं, मेरे बिल में टीसीएस कलेक्ट किया हुआ है, रीजन क्योंकि मेरी गाड़ी 10 लाख से ऊपर की थी। तो सिंपल से बात ये निकल के आ रही है कि अगर सेलर बायर को गाड़ी बेच रहा है, अगर 10 लाख तक है तो टीसीएस की बात नहीं है, अगर 10 लाख से ऊपर की बात हो रही है तो 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर? सेकंड हैंड वाले केस में भी क्या टीसी अगर 10 लाख से ऊपर की है, अगर 10 लाख से ऊपर की है तो टीसीएस हर केस में कलेक्ट होगा। यहां पर भी कहीं नई मोटर व्हीकल की बात नहीं लिखी हुई, चाहे वो नया मोटर व्हीकल है चाहे वो पुराना मोटर व्हीकल है, हर केस में ध्यान रखना टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 1% के रेट से, अगर वैल्यू जो है वो 10 लाख से ऊपर की है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। अब ये पॉइंट नंबर 4 आ जाओ। ये पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 है रेमिटेंस अंडर एलआरएस। कोई मेरे को बताएगा एलआरएस क्या होता है जी? एलआरएस का मतलब क्या होता है? दैट इज लिबराइजेशन रेमिटेंस स्कीम। इसको हम बोलते हैं लिबराइजेशन रेमिटेंस स्कीम। अब ये आरबीआई की ना एक स्कीम होती है जिसके अंदर आप पैसा रेमिट कर सकते हो, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो? पैसा आप रेमिट कर सकते हो। उसने क्या बोला? रेमिटेंस अंडर लिबराइजेशन स्कीम ऑफ आरबीआई और परचेज ऑफ एन ओवरसीज टूर पैकेज। आपने कोई ओवरसीज टूर पैकेज बुक किया। अब एक बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ, जैसे मेरी अपना जब मेरे को डिग्री मिल जाएगी मेरी शादी हो जाएगी। मैं कहा अच्छा, कह रहे नहीं नहीं तो यार गाबा सर आप ना समझते नहीं हो यार, मतलब वैसे पूछ रहा हूँ क्या मेरी शादी हो जाएगी? मैं कहा हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शादी हो जाएगी। तो कहता अच्छा शादी हो जाएगी तो शादी के बाद मैंने सुना है घूमने भी जाते हैं। मैं कहा जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और सर एक बात मेरे को बताओ, जैसे कई आजकल लोग ये टूर पैकेज बुक करवा लेते हैं कि स्विट्जरलैंड का, सिंगापुर का और ये जैसे मॉरिशस का, ये सारे के सारे टिकट बुक करवाते हैं। तो ये जो टूर पैकेज बुक करा रहे हैं इसमें खाना पीना सब अपना होता है, तो क्या क्या ये उसकी बात कर रहे हैं क्या? यस उसकी बात कर रहे हैं, ये उसकी बात कर। उसने क्या बोला? अगर आपने ओवरसीज टूर पैकेज बुक कराया, अगर आपने ओवरसीज टूर पैकेज अगर आपने बुक कराया है तो उसके लिए जो भी अमाउंट है उस अमाउंट पे गवर्नमेंट टीसीएस कलेक्ट करने की बात आ रही है। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने, यहाँ पे ध्यान रखना, यहां से पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। देखो कह रहा है अगर आपने पैसा रेमिट किया, रेमिट का मतलब आपने पैसा भेजा, रेमिट का मतलब अगर आपने पैसा भेजा, रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन अदर देन टू बिलो, मतलब इसको छोड़ के, और मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब अगर आपने एजुकेशन के लिए कि आपने बोला कि जैसे आपका ना बेटा बाहर चला गया या आपकी बेटी बाहर चली गई, आपने क्या किया? उसके एजुकेशन के लिए पैसा भेजा। अब उसके एजुकेशन के लिए पैसा भेजा या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा भेजा, तो उस पर गवर्नमेंट कह रही हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे। अब देखो उसने क्या बोला कि पहले 30 सितंबर 23 तक रेट अलग था और ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 23 के बाद रेट अलग हो गया। अब क्या नया लो क्या आ गया? नया लो ये है 30 सितंबर 23 या 30 सितंबर 23 के बाद नो टीसीएस अप टू 7 लाख। इट मींस अगर आपने 7 लाख रुपए तक रेमिटेंस की है, पैसा भेजा है एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, तो कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। मतलब इस केस में कोई टीसीएस की बात नहीं होगी अगर आपने 7 लाख रुपए तक भेजा। बट अगर आपने 7 लाख से ऊपर भेजा है तो 5% ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 है। अगर 7 लाख से ऊपर है तो पूरी वैल्यू का नहीं, जितनी वैल्यू 7 लाख से ऊपर है उसका 5% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। सर जैसे एक बात मेरे को बताओ, मैंने तन्वी मैं 9:30 तक खत्म कर दूंगा, ठीक है? तो आप
मतलब देख सकते हो, बाद में मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब मेरी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिकॉर्डिंग मेरी अवेलेबल रहेगी, आप निश्चिंत रहो बिल्कुल, ठीक है ना। त्रिशूल बैच की मैं सिंगल क्लास भी प्राइवेट नहीं करूंगा अगर आप डेली बेस पे आ रहे हो, ठीक है ना। मेरे को सिंपल सी बात है, एग्जाम आने वाले हैं, मैं क्यों ही आपको नुकसान पहुंचाऊंगा, ठीक है। तो हाँ, वन टाइम ट्रांजेक्शन, वन टाइम मतलब ऑब्वियस बात है, पूरे साल, एक साल में, ऐसा नहीं कि एक ही बार में, पूरे साल में अगर 7 लाख तक आपने पैसा रेमिट किया तो कोई टीसीएस नहीं है। अगर 7 लाख से ऊपर रेमिट किया है तो जितनी वैल्यू 7 लाख से ऊपर है उसका 5% टीसीएस कलेक्ट होगा और वो गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। ये पहला पॉइंट निकल के आ रहा है। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, कई बार हम इंडिया में ना एजुकेशन लोन ले लेते हैं। अब मैंने इंडिया में एजुकेशन लोन लिया और वो पैसा मैंने बाहर रेमिट कर दिया। ऊपर वाले केस में क्या है, ऊपर वाले केस में मैंने अपने खुद का पैसा, मैंने अपनी जेब से पैसा निकालकर बाहर रेमिट किया, वो मैंने एजुकेशन लोन नहीं लिया था। दूसरे वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपने लोन लिया एजुकेशन पर्पस के लिए और उसमें से पैसा निकाल के फिर आपने बाहर भेजा, उस केस में क्या होगा, रेमिटेंस आउट ऑफ द लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 80E। याद आ रहा है 80E किसका है? हेलो भाई साहब, ओए गाबे, ओए गाबे सुनो, याद करो 80E किसका है? 80E है एजुकेशन लोन का, अगर आपको याद आ रहा हो। अबे नाला को याद करो, डिडक्शन वाला चैप्टर 80E, एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, 8 साल तक सारा इंटरेस्ट माइनस करते हैं, वही बात तो कह रहे हैं। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया और वो पैसा आपने बाहर रेमिट किया तो 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं, सेम पॉइंट यहां पर भी है, बट 7 लाख के बाद ना यहां सिर्फ 0.5% है, मतलब गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देना चाह रही है यहां पे। मतलब गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम अपना पैसा भेज रहे हो, अगर तुम अपना पैसा भेज रहे हो, वो तुम्हारा पैसा एजुकेशन लोन का नहीं है, अगर तुम अपना पैसा भेज रहे हो तो रेट 5% है, और अगर तुमने एजुकेशन लोन लिया, वो पैसा आपने बाहर भेजा, उस केस में टीसीएस जो है वो 0.5% कलेक्ट होगा। बस ये पर ध्यान दो, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर रेमिटेंस फॉर पर्पस अदर देन मेंशन इन 1 एंड 2। अब अदर देन मेंशन 1 एंड 2 मतलब आपने एजुकेशन के लिए पैसा नहीं भेजा, आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा नहीं भेजा, आपने कहा जा सिमरन जा जिले अपनी जिंदगी जा घूम के आ। अब पापा ने, आप फॉर एग्जांपल मान लो बच्चा है नीतीश, अब नीतीश ने फोन कर दिया, पापा, हे पापा कम ऑन यार, पापा पापा ने कहा ओए सीधा बोल, क्या कहने लग रहा है? ओ पापा, कम ऑन पापा, वी आर ट्रैवलिंग या, प्लीज गिव मी 10,000 रुपीज, प्लीज पापा, $10,000 आप, सॉरी रुपीज नहीं, $10,000 आप मेरे को रेमिट कर सकते हैं? पापा ने कहा मेरा मुंडा चेंज हो गया, ओए हाय मेरा मुंडा चेंज हो गया। अब पापा ने कहा कोई नहीं, और चक ले मजे ले ले, जिंदगी दे जिंदगी इक्को बार मिलती है, ले ले ले, मैं तेनू हुने $10,000 भेजना। अब वो घूमने के लिए भेजे जी भाई साहब, एजुकेशन के लिए नहीं भेजे, एजुकेशन के लिए नहीं भेजे, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए नहीं भेजे, मेडिकल के लिए नहीं, घूमने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट कहती आजा 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 मेरा बच्चा, एक छोटा हाथ एक मोटा हाथी, उसने दूसरे हाथी को कहा आजा आजा, तो गवर्नमेंट ने भी कहा आजा आजा। अब 30 सितंबर तक अगर पैसा रेमिट करते थे तो 7 लाख तक टीसीएस नहीं, 7 लाख के बाद 5%। गवर्नमेंट के अभी भी 7 लाख तक टीसीएस नहीं है, बट 7 लाख के बाद 20% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा अगर पैसा वो मेडिकल और एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं है। ठीक है, मादा लाडला बिगड़ गया। हे पॉप्स, हे मॉम्स, कम ऑन यार, आजकल वो यही चल रहा है ना, 80C में 8 साल के टर्म कब से काउंट करा हुए? 80C में नहीं, 80E में, जब से लोन लिया तब से काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपल से पता, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रहे हैं 20% टीसीएस कलेक्ट होगा, ये बात ध्यान दो। उसके बाद अगर ओवरसीज टूर पैकेज आपने कराया, ये तो आप सब जानते हो, आप स्विट्जरलैंड जाओगे, आप घूमने जाओगे, जो भी आप टूर पैकेज आप बुक करवाते हो, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, टूर पैकेज नहीं कई बार बुक करवाते हैं कि खाना पीना रहना फ्लाइट की टिकट सारी उसके अंदर होती है। तो अगर आपने टूर पैकेज बुक कराया, पहले 5% विदाउट थ्रेशोल्ड थी, अब गवर्नमेंट ने कहा 7 लाख तक 5% है और 20% है अगर 7 लाख से ऊपर है। मतलब गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा जाएगा जाएगा मेरा बाबू बेटा जाएगा, कहाँ जाएगा? स्विट्जरलैंड। कितने का पैकेज बन रहा है? 9 लाख का।
अच्छा, पहले सिर्फ एक ही रेट था 5%। अब गवर्नमेंट कह रही 7 लाख तक तो भाई 5% है, और 7 लाख के बाद कितने हुए 2 लाख रुपए, उसका 20% टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर तू घुम्मी घुम्मी करने जा रहा है ना, तो इतना पैसा तो लगा रहा है, 9-10 लाख रुपए का टूर पैकेज तेरा बन रहा है, तो भाई फिर 7 लाख तक अलग रेट है और 7 लाख के बाद टीसीएस का रेट अलग है। ये गवर्नमेंट कहना चाह रही है, बस एक बात ध्यान दो। क्या बात मेरे समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये सारी बातें हमारी यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो ये इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन बनने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, रेमिटेंस वाले पॉइंट के अंदर। बस ये बात ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये ध्यान देना, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, जो मोटी मोटी बातें हमें समझनी है। अब बच्चा कहता है सर, जैसे टीडीएस वाले केस में था कि अगर पैन कार्ड जमा नहीं कराएंगे तो पैन कार्ड वाले केस में आपने कहा था टीडीएस डबल रेट से कटेगा। यहां पर भी एक सेक्शन है, यहां पर आपका सेक्शन है 206C1H कि अगर आपने पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपने जमा नहीं कराया या गलत जमा कराया तो टीसीएस कलेक्ट होगा किससे? ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन रेलिवेंट सेक्शन, मतलब उस एक्ट में जो लिखा है सेक्शन में उसका ट्वाइस रेट और 5%, और 1% इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड 206C1H के अंदर विच एवरेज हायर। बट हाईएस्ट रेट जो होगा ना वो 20% से ऊपर नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो, मतलब हाईएस्ट रेट जो होगा वो 20% होगा, 20% से ऊपर टीसीएस कलेक्ट ही नहीं हो सकता। सेम जो टीडीएस वाले केस में आपने किया था ना, सेम टीसीएस वाले केस में यहां पर है। याद करो टीडीएस वाले पॉइंट में आपने एक बार और किया था कि अगर आपने पिछले साल की रिटर्न अगर फाइल करने में डिफॉल्ट किया और जिस साल की रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया उस साल का टीडीएस तुम्हारा 50,000 से ऊपर बनता था, तो फिर टीडीएस कलेक्ट करेंगे जो सेक्शन में रेट होगा उसके ट्वाइस रेट से। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ये पॉइंट हमने टीडीएस वाले केस में किया था। सेम यहां पर भी है 206CC है कि अगर आपने रिटर्न फाइल करने में कोई भी डिफॉल्ट किया और आपका टीडीएस और टीसीएस उस साल का बन रहा है 50,000 या उससे ज्यादा, तो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा जो सेक्शन में रेट है ट्वाइस और 5% विच एवर हायर। बट हाँ, वो 20% से ऊपर नहीं होगा, मतलब हाईएस्ट टीसीएस जो हम कलेक्ट कर सकते हैं वो 20% से कर सकते हैं, इसके ऊपर हम टीसीएस कलेक्ट ही नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये एग्जाम में इतना बनने की उम्मीद नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बस ये दोनों पॉइंट को अच्छे ढंग से कर लेना। इन्हीं दोनों में से तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। उम्मीद है इन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। अगर बना तो, नहीं बना तो फिर टीडीएस में से तो बनना ही बनना है। टीडीएस की लिमिट तो हमें याद करनी ही करनी है। बाकी 23 तारीख को जो हमारी मैराथन होगी, मैं कोशिश करूंगा टीडीएस और टीसीएस एक बार सारी लिमिट्स तो मैं वहां पे और अच्छे ढंग से मैं रिवाइज करवा दूं, ताकि उसी दिन जितने चैप्टर हम खत्म करें 12 घंटे में वो सारा का सारा कंप्लीट करके उठे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अच्छा, मैं आपको एक बार वो चैनल, आपका जो अल्टीमेट सीए वाला चैनल हमारा, वो एक दूसरा चैनल है, ठीक है, ये आपको मैं चैनल दिखा देता हूं। इस चैनल पे ध्यान रखना, हमारी 23 तारीख वाली क्लास होगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है, ये वाला। तो ये हमारा चैनल है, इस चैनल पे आपको विजिट करना है। 23 तारीख को शाम को 7 बजे सारे के सारे बच्चे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और जब 12 घंटे की क्लास खत्म हो जाएगी वो रिकॉर्डिंग फिर मैं अपने चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा। बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दें जी, इसको पैक कर सकते हैं। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, इधर देखो सारे के सारे बच्चे भी यहाँ पे ध्यान दो जी। अब ये सारी बातें हमारे टीसीएस वाले केस में कवर हो जाती हैं, ये सारी बातें हमारी टीसीएस वाले केस में कवर हो जाती हैं। एनआर का पी का मतलब होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, पर पी का मतलब होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये बात ध्यान दो जी। ओके वंशिका, ओके जी। रवि रवि हम क्वेश्चन करेंगे 25 तारीख से, हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। 25 तारीख से हमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, तो तुम क्वेश्चन की टेंशन छोड़ दो, हम 25 तारीख से क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे जी। आज रिमेनिंग पार्ट जो 12 घंटे के बाद वाला था वो आज अपलोड हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अब प्लीज बातचीत नहीं, वापिस आओ जी। अब सुनो ध्यान से, अब आ जाओ फटाफट से। अब यहां से जो हमें एक चैप्टर जो रिवाइज करना है वो चैप्टर हमारा है एडवांस टैक्स का जी। अब प्लीज बातचीत बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ये चैप्टर आपके एग्जाम में बनने वाला चैप्टर है, इसमें एमसीक्यूज भी बन सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है जी। अब ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम सुनो ध्यान से, क्या है इस चैप्टर का नाम है, दैट इज एडवांस टैक्स।
इस चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स। अच्छा, इस चैप्टर का एक और नाम भी है, इस चैप्टर का एक और नाम भी है, इस चैप्टर का एक और नाम भी है, उसको हम बोलते हैं पे एज यू अर्न। और इस चैप्टर का एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड टैक्स। इन तीनों में से किसी भी नाम से आप बुला सकते हो, बस ये पर ध्यान दो, इन तीनों में से आप किसी भी नाम से बुला सकते हो। सर एक बार स्पेसिफाइड, मेरे बच्चे स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब वही तो है जो हमने टीडीएस में किया था। वो क्या कह रहा है कि उसने रिटर्न फर्निश नहीं की। अब उसने रिटर्न पर मान लो इस असेसमेंट ईयर की बात हो रही है, तो इस असेसमेंट ईयर का प्रीवियस ईयर, तो मतलब प्रीवियस ईयर, अगर आपने प्रीवियस ईयर की रिटर्न नहीं भरी, ये हमारा साल चल रहा है, इससे पिछले साल की तुमने रिटर्न नहीं भरी, और जिस साल की तुमने रिटर्न नहीं भरी उस साल का टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट था 50,000 या उससे ज्यादा। अब दो कंडीशन है, पहली बात तुमने रिटर्न ना भरी हो, और दूसरी बात तुम्हारा अमाउंट जो टीडीएस टीसीएस इतना बनता हो। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो तुम्हारा जो हम टीसीएस कलेक्ट करेंगे वो हायर रेट से करेंगे। किसमें से हायर? जो सेक्शन में रेट है उसका ट्वाइस और 5%, इनमें से हायर जो होगा उस रेट से करेंगे। बट मैक्सिमम 20% से हम टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम टीसीएस कलेक्ट ही नहीं कर सकते, वो ये बात कहना चाह रही है। डन, इसको लॉक कर दें हम। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे वापस आओ। अब ये चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है एडवांस टैक्स हो गया, इस चैप्टर का नाम है पे एज यू अर्न हो गया, और इस चैप्टर का नाम हो गया प्रीपेड टैक्स हो गया जी। अब अगर मैं एडवांस टैक्स की बात करूं या पे एज यू अर्न की बात करूं या प्रीपेड टैक्स की बात करूं, इसका मतलब क्या है? पहले मतलब सुनना, मतलब क्या है जी। एडवांस टैक्स नाम से क्या लग रहा है? एडवांस टैक्स का मतलब होता है पहले टैक्स, पहले टैक्स। पे एज यू अर्न का मतलब होता है कि जैसे आपने कमाया उसी टाइम पर आपने पे कर दिया गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं पे एज यू अर्न। और प्रीपेड टैक्स का मतलब होता है, प्रीपेड का मतलब ही क्या होता है? पहले। जैसे एक बात होता है, आप मोबाइल का प्रीपेड रिचार्ज करवा लेते हो, तो प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने पहले रिचार्ज करवा लिया। ठीक है जी। जिनकी भी 9 बजे क्लास है, टेंशन मत लो, आप 9 बजे क्लास ले सकते हो, बिल्कुल क्लास ले सकते हो। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लेना, टेंशन बिल्कुल ही लेनी है आपने। ठीक है जी। और वैसे मैं भी 9:15 9:30 तक छोड़ दूंगा। ठीक है, तो आप 15-20 मिनट की जो आपकी क्लास बचेगी उसको आप बाद में देख लेना, कोई टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है ना। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे समझो, जितना टाइम भी अभी तुम्हारे पास बचा है कम से कम उसमें तो समझो ना, टाइम क्यों वेस्ट करना है हमें। ठीक है, फटाफट से आओ। तो एडवांस टैक्स का मतलब हो गया पहले टैक्स, पे एज यू अर्न का मतलब हो गया कि जैसे जैसे कमाओगे वैसे वैसे पे करोगे, और प्रीपेड टैक्स का मतलब हो गया कि प्रीपेड का मतलब हो गया पहले, मतलब ये पोस्ट पेड नहीं है। जैसे आपने प्रीपेड रिचार्ज करवाया, तो प्रीपेड का मतलब क्या होगा कि आपने पहले अपना रिचार्ज करवा लिया, पहले पेमेंट आपने कर दी है, उसके बाद आपको सर्विस मिल रही है। जैसे मान लो वाईफाई कनेक्शन है, अब वाईफाई प्रीपेड ही तो है, आपने पहले पे कर दिया, अगले 3 महीने आप वाईफाई यूज करते हो। अब बच्चा ये बात कहता है, सर ना एक बात ना हमें समझ में नहीं आ रही, ये गवर्नमेंट टीडीएस और एडवांस टैक्स हमसे लेती क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा एडवांस में चाहिए। और गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट हैं, तो गवर्नमेंट को पैसा एडवांस में चाहिए। अब अगर पैसा गवर्नमेंट को एडवांस में चाहिए तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि हम क्या करेंगे, हम पैसा एडवांस में लेंगे। अब एडवांस में लेने के गवर्नमेंट के पास 2 तरीके हैं, या तो टीडीएस है या एडवांस टैक्स है। टीडीएस वाली बातें हम कर चुके हैं, एडवांस टैक्स वाली बातें हम करने जा रहे हैं जी। अब बच्चा कहता है सर एक बार थोड़ा सा हमें आप बताओगे, एडवांस टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो डिफॉल्ट स्कीम में है, क्या वो ऑप्शनल स्कीम में है, या दोनों स्कीम में? दोनों स्कीम में है। आपने डिफॉल्ट स्कीम लियो, आपने ऑप्शनल स्कीम लियो, कोई भी स्कीम लियो, एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों स्कीम में एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है इस स्कीम में एप्लीकेबल है और स्कीम में नहीं है, आंसर इज नो, दोनों स्कीम में एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान दो। अब बच्चा ये बात कहता है सर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक्चुअल में एडवांस टैक्स हम देते कैसे हैं? तो बिल्कुल सिंपल फंड है, याद करो हमने रेगुलर बैच में क्या किया था, मैंने आपको क्लास में कहा था कि होता क्या है, जैसे आपका ये प्रीवियस ईयर है और ये आपका असेसमेंट ईयर है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट ये बात कहती है कि प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में तुम यहां पे खड़े हो जाओ, और प्रीवियस ईयर की स्टार्टिंग में खड़े होके ना तुम एस्टिमेट करो कि इस साल तुम कितना पैसा कमाओगे। अब अगर मान लो मेरा ये ईयर की स्टार्टिंग है, तो गवर्नमेंट ने बोला साल के स्टार्टिंग में तुम एस्टिमेट करो इस साल तुम कितना पैसा कमाओगे, और जितना पैसा तुम कमाओगे उस इनकम को तुम एस्टिमेट कर लो, उस इनकम को एस्टिमेट करो, डिडक्शन विडक्शन माइनस करो, सब कुछ जैसे तुम नॉर्मल इनकम में करते हो वैसे करो, और फिर उस एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स निकाल लो। और अगर ये तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स अगर 10,000 या उससे ज्यादा है, देन यू हैव टू पे एडवांस टैक्स।
मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अपनी इनकम को एस्टिमेट करो, उस एस्टिमेटेड इनकम पे टैक्स निकालो। अगर एस्टिमेटेड इनकम का टैक्स अगर 10,000 या उससे ज्यादा है, यू हैव टू पे एडवांस टैक्स। सर आपको नहीं लग रहा ये हार्डशिप है? बिल्कुल हार्डशिप है। और सर एक बात बताओ, अगर मान लो मेरा एस्टिमेट टैक्स 10,000 से ऊपर है, तो आपको नहीं लग रहा सारा टैक्स मुझे अभी देना पड़ेगा? ये तो बहुत बड़ी हार्डशिप है। यस हार्डशिप है। तभी याद करो मैंने रेगुलर बैच के अंदर आपको बताया था कि एडवांस टैक्स हम सारा एक साथ पे नहीं करते, इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करते हैं। भाई गवर्नमेंट ने कहा हमें टैक्स लेना तो है, 100% लेना है, बट हाँ एक साथ नहीं पे करेंगे, हम इंस्टॉलमेंट के अंदर दे देना। हमें 4 इंस्टॉलमेंट बनाई है, उस 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें एडवांस टैक्स पे कर देना। सर वो 4 इंस्टॉलमेंट हमारी कौन कौन सी निकल के आती हैं? तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी निकल के आती है 15 जून की, देन फिर यहाँ पे 15 सितंबर की, फिर यहाँ पे 15 दिसंबर की, और फिर यहाँ पे 15 मार्च की। और पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 15% की है, देन फिर टोटल 45%, देन फिर टोटल 75%, देन टोटल 100%। मतलब इतना इतना एडवांस टैक्स आपको इन इंस्टॉलमेंट के ऊपर पे करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ऐसे 15 जून तक 15% पे करोगे, 15 सितंबर तक 45, 15 दिसंबर तक 75 और 15 मार्च तक पूरा 100%। और हाँ एक बात और सुनना, अगर आपने सेक्शन 44 AD वाला ऑप्शन लिया हुआ है, या अगर आपने सेक्शन 44 ADA वाला ऑप्शन लिया हुआ है, तो आपको एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर सारा एडवांस टैक्स पे करना है, वो आपकी 15 मार्च या उससे पहले की। मतलब नॉर्मल केस में आपकी 4 इंस्टॉलमेंट निकल के आ रही हैं, और 44 AD और 44 ADA वाले केस में एक सिंगल इंस्टॉलमेंट आपकी निकल के आ रही है 15 मार्च या उससे पहले। आपको सारा एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। गाबा सर, ओए ओए गाबे सुन मेरी बात सुन, एक बात बता, ये जो हमें पे करना है, तो एडवांस टैक्स अगर हमें पे करना है, क्या ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी के लिए? भाई सबके लिए एप्लीकेबल है। एलिजिबल फॉर ऑल असेसी, चाहे इंडिविजुअल हो, HF हो, कंपनी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, हर केस में एप्लीकेबल है। बट हाँ कुछ केस में एक्सेप्शन है। जैसे एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन ये है, अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स अगर 10,000 से कम है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पहली एग्जम्पशन तो ये है। सेकंड एग्जम्पशन ये निकल के आ रही है, सेकंड एग्जम्पशन ये निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर आप इंडिविजुअल हो, आप इंडिया के रेजिडेंट हो, आपकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा है, और आपकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, आप इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, आप सीनियर सिटीजन हो, और आपकी कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, उस केस में आप एडवांस टैक्स पे करने से एग्जम्प्ट हो, आपको एडवांस टैक्स पे ही नहीं करना। बस ये पर ध्यान दो। तो इन दोनों केस को छोड़ के बाकी सब केस में एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करना पड़ेगा। 4 इंस्टॉलमेंट आपकी नॉर्मल केस में है, और एक सिंगल इंस्टॉलमेंट जो है 44 AD और 44 ADA वाले केस में है। सर एक बात में और बताना, अगर मान लो ये इंस्टॉलमेंट जो हमारी है 15 जून 15 सितंबर, अगर इस दिन मान लो कोई पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर नेक्स्ट फॉलोइंग वर्किंग डे पर आप एडवांस टैक्स पे कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को एक बार सारे के सारे बच्चे बताएं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। हेलो ओए ओए भिंडी कलर के बच्चों, पहले बेटे इसको लाइक कर दो। एक मिनट, त्रिशूल का है मेरा, त्रिशूल ये रहा, त्रिशूल। नालायकों, आके बैठ जाते हो, ऐसे करके बैठे हो तुम, पाड़ रहे हो मेरे को। चलो हेलो लाइक करो, ठीक है। त्रिशूल से ध्यान रखना, त्रिशूल फिर मत कहना कि सर काहे हमें मारा। सर ROI में क्या दिखाएंगे? एडवांस टैक्स। ROI में क्या दिखाएंगे? जैसे तुम TDS दिखाते हो, तुम्हारा एक्चुअल टैक्स है, उस एक्चुअल में से जो भी आपने एडवांस टैक्स मतलब पे कर दिया वो माइनस कर दो, बैलेंस पे कर दो जी। एक ही बार करना है, डबल नहीं करना। एक ही बार करना होता है, डबल से वो फिर लाइक खत्म हो जाता है, ठीक है। एक ही बार करना होता है जी, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, वापिस आओ वापिस 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 आओ वापिस आओ वापिस आओ। तो मैं पूरी अपना ये क्वेश्चन कह रहा हूं कि आपको जैसे हाँ जैसे बच्चा कह रहा है सर रिटर्न ऑफ इनकम में क्या होता है? भाई रिटर्न ऑफ इनकम में तो नॉर्मल होता है ना, आप असेसमेंट ईयर में नॉर्मल टैक्स निकालोगे। अब नॉर्मल में से जो तुम्हारा TDS TCS और एडवांस टैक्स है जो तुमने पे कर दिया प्रीवियस ईयर में, क्योंकि एडवांस टैक्स हमें पे करना था प्रीवियस ईयर में, ऊपर एडवांस टैक्स हमें पे करना था प्रीवियस ईयर में। अब अगर एडवांस टैक्स आपको प्रीवियस ईयर के अंदर पे करना है तो वो माइनस कर दोगे, बैलेंस टैक्स जो होगा वो पे कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो गवर्नमेंट यही बात कहना चाह रही है कि जो भी तुम्हारा एक्चुअल है उसमें से माइनस कर दो, बैलेंस पे कर दो। यही गवर्नमेंट, जैसे TDS वाला कॉन्सेप्ट है ना, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट है, बस ये पर ध्यान दो।
क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? लोग करें इसको। तो यहाँ पे आपकी 4 इंस्टॉलमेंट आ रही हैं। अब एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ये आपका प्रीवियस ईयर है, मान लो ये आपका असेसमेंट ईयर है। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, अपनी इनकम आप प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट करोगे। अब इस एस्टिमेटेड इनकम पे क्या निकालोगे? टैक्स निकालोगे। अगर टैक्स वो 10,000 या उससे ज्यादा है तो आप टैक्स पे कर दोगे। अच्छा कैसे पे करोगे? 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करोगे। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कौन सी निकल के आ रही है? 15 मार्च। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर आपने 15 मार्च तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, अगर आपने 15 मार्च तक कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, बट आपने 31 मार्च से पहले अगर आपने पे कर दिया, क्या आप उसको एडवांस टैक्स बोलोगे? नहीं बोलोगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने 15 मार्च तक कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, बट आपने 31 मार्च से पहले एडवांस टैक्स पे कर दिया, क्या इसको आप एडवांस टैक्स बोलोगे? नहीं बोलोगे? गवर्नमेंट कहती है यस बोलेंगे, बट यहां पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो भाई। अगर आपने 15 मार्च की बात करते हैं ना, तो 15 मार्च के बाद तुम पे कर सकते हो, 31 मार्च से पहले पे कर सकते हो, बट इसको हम डीम्ड एडवांस टैक्स बोलेंगे, बट विद इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आपने पे तो कर दिया 31 मार्च से पहले, बट इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो सर। फिर तो सैलरी वाले एम्प्लॉय को एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि उनका टीडीएस कट जाता है। जब टीडीएस ही कट गया तो जो उनका टैक्स आया उतना टीडीएस कट गया, तो उनका एडवांस टैक्स वैसे नहीं बनता। सैलरी क्लास पर्सन एडवांस टैक्स तब पे करेगा अगर वो सैलरी के अलावा और भी इनकम कमा रहा है। अगर वो नॉर्मली सिर्फ सैलरी की इनकम कमा रहा है ना, छोड़ दूंगा। ठीक है जी, चलो मैं अभी आज क्लास जल्दी छोड़ दूंगा क्योंकि मैम की भी क्लास है। ठीक है, तो वो पेन थोड़ा सा हमारा खराब हो गया, तो बस मैं 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूँ। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा सुनो ध्यान से, ये जो हमारा बैलेंस पार्ट बचेगा ना एडवांस टैक्स का, तो कल मैं थोड़ी सी लंबी क्लास ले लूंगा। तो कल आपकी क्लास डेट अभी नोट कर लो। फिर कल हमारी क्लास जो होगी वो आप मान लो सुबह 7:30 बजे है जी। कल की डेट नोट कर लो। फिर कल तुम बताओ, मैंने बताया नहीं है। तो कल हमारी क्लास जो है त्रिशूल बैच की, नोट कर लेना, कल हमारी 7:30 बजे है। कितने बजे है? 7:30 बजे है। ठीक है ना, कितने बजे है? 7:30 बजे। तो कल हमारी क्लास जो होगी वो 7:30 बजे होगी, और 7:30 से लेके फिर हम अपनी क्लास आगे लंबी ले लेंगे। ठीक है जी, डन। फिर हमारा बैलेंस वाला टॉपिक होगा, उसको हम 7:30 बजे खत्म करके फिर हम रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, डन। चलो अब एक बार फटाफट से आओ, तो आपको जो मेन पॉइंट बता दूं। मेन पॉइंट ये बता रहा हूं कि 15 मार्च तक पे करना होता है। अगर आप 15 मार्च तक पे नहीं करते, आप 31 मार्च तक पे कर दो। 31 मार्च वाले को भी हम एडवांस टैक्स बोलेंगे, बट वहां पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे चेक करो सारे के सारे बच्चे, देखो जी। एडवांस टैक्स हमें देना होता है प्रीवियस ईयर के अंदर ही। अब कब देना होगा? अगर आपका 10,000 या उससे ऊपर होगा। बट अगर आप इंडिविजुअल हो, इंडिया के रेजिडेंट हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, आप एडवांस टैक्स पे करने के लायबल नहीं हो। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, ये 4 इंस्टॉलमेंट है। पहले कितने परसेंट की होगी? 15% की, देन 45, देन 75 और देन 100% की। ये 4 इंस्टॉलमेंट आपके निकल के आ रही हैं। बट अगर आप 44AD या 44ADA वाला ऑप्शन ले रहे हो, तो सिंगल इंस्टॉलमेंट आपकी निकल के आ रही है 15 मार्च या उससे पहले। पूरा का पूरा 100% आपको एडवांस टैक्स पे कर देना, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकल के आ रहा है, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? मेरे को सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, यहां तक बिल्कुल क्लियर है या नहीं है? क्या यहां तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? नहीं है? फटाफट से बोल दो, क्या यहां तक बिल्कुल क्लियर है? अभी जो क्लास है वो CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की कंपनी लॉ की क्लास है। अभी जो इसके बाद क्लास होगी वो CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों की कंपनी लॉ की क्लास होगी, बस ये पर ध्यान दो। डन, लॉक कर दे इसको जी। क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब एडवांस टैक्स में ना हमारे इंटरेस्ट भी लगते हैं। अगर आपको बताओ, एडवांस टैक्स के अंदर हमारा इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होता है। याद करो, मैंने रेगुलर बैच के अंदर इंटरेस्ट आपको बताए होंगे। एक तो सेक्शन 234A वाला इंटरेस्ट, अगर आपको याद रहा 234A वाला, और एक इंटरेस्ट है 234B वाला, याद करो, और एक इंटरेस्ट है 234C वाला। तो 234A, 234B और 234C, ये तीनों इंटरेस्ट भी एडवांस टैक्स वाले केस में एप्लीकेबल होते हैं। तो पहले मैं कल आते ही ये तीनों इंटरेस्ट कराऊंगा कि 234A, B, C, ये तीनों इंटरेस्ट किस केस में लगते हैं?
किस रेट से एप्लीकेबल होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फिर ये डिस्कस करने के बाद हमारा एडवांस टैक्स वाला टॉपिक खत्म, देन फिर हम रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए सर। अगर कोई अनयूजुअल इनकम हुई तो 31 मार्च तक, आयुष अगर आपको 15 मार्च के बाद इनकम हो रही है तो 31 मार्च तक का टाइम तुम्हारे पास है। 31 मार्च तक तुम पे कर सकते हो, उसके बाद अगर पे करोगे फिर वो एडवांस टैक्स नहीं है। 31 मार्च तक पे कर दोगे वो एडवांस टैक्स होगा। बस ये पर ध्यान दो। डन। इंटरेस्ट खुशी हम कल करेंगे। इंटरेस्ट वाला पोर्शन जो है वो हम कल करेंगे। 3 सेक्शन हमें याद करने हैं इंटरेस्ट वाले, 234A, 234B और 234C। ठीक है जी। चलो अब सुनो ध्यान से। अब जीएसटी का जो बचा हुआ 1 घंटा है, जो भी जीएसटी का बचा हुआ 1 घंटा है, मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। जिसको भी बचा हुआ 1 घंटा देखना हो वो सारे उसको देख लेना और लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। फिर मिलेंगे कल हम 7:30 बजे। कल कितने बजे मिल रहे हैं? 7:30। कितने बजे? 7:30 बजे। मिस मत कर देना कल की क्लास, क्योंकि कल हमें रिटर्न ऑफ इनकम और ये वाला टॉपिक बचा हुआ करना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।